पढ़े लिखे नंद निभाएगी अनपढ़ भाभी का साथ। जतिन जी कहाँ थे आप? सुबह से आपका फोन भी नहीं लग रहा था। तुम्हें उससे क्या? हाँ बोलो, तुम्हें उससे क्या? छोड़िए। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ में आया? आइंदा मुझसे कभी ये बात नहीं करना। ठीक है। सोनल बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। जतिन वहां से चला गया था। जतिन का ऐसा बर्ताव पूजा ने देखा था। भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। ये भैया ने किस तरह का बर्ताव किया आपके साथ? मैंने सब देखा भाभी, मुझे बताओ। तुम्हारे भैया तो ऐसे ही करते हैं। जब से शादी हुई है उनकी यही हरकतें हैं। वो तो मैं किसी से बोलती नहीं हूँ। आप रोइए नहीं, भैया से तो मैं पूछूंगी। अच्छा, तो मेरी ही बहन को मेरे ही खिलाफ भड़काया जा रहा है। वाह। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वो तो पूजा ही। एक बात कहूँ, मैं ना बड़ा ही खतरनाक आदमी हूँ, समझ आया? इसलिए मुझसे चालाकी नहीं। और तू पूजा, क्या सिखाएगी मुझे तू? हाँ चल जा यहाँ से। पूजा कुछ नहीं बोली और चली गई। वहीं सोनल, तो ये भी इस पूजा की चाल थी मुझे जतिन जी के आगे गलत साबित करने की। मैं भी पागल हूँ। ननद कभी अपनी हमदर्द हो ही नहीं सकती है। मुझे भी ना कुछ भी समझ नहीं आता है। सोनल ऐसे ही सोचने लगी। जतिन का बुरा बर्ताव, ननदों की चाल उसको अंदर ही अंदर खा रही थी। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी कि सोनल से सभी नाराज थे? और क्या उसकी ननद सच में उसको बदनाम करना चाहती थी, या ये बस सोनल के दिमाग का भरम था? आखिर सोनल इतनी परेशान क्यों थी? चलिए कहानी में पीछे चलकर जानते हैं। माँ ये लड़की अच्छी लग रही है। देखो हाइट हेल्थ सभी कुछ अच्छा है। हाँ देखने में तो ठीक ही लग रही है, लेकिन जरा इसके बारे में तो निकाल लो। माँ ये हमारे घर में कभी नहीं भी आएगी। ये लड़की डॉक्टर है, इसने नीट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। अरे आज के जमाने में कोई ऐसी लड़की भी है जो पढ़ी लिखी ना हो? ये सारी की सारी ही मैडम बनी हुई है। माँ आज के दौर के लोग समझदार हैं। अब कोई ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा ना हो। अब तो गरीब लोग भी पढ़ाई की अहमियत को समझते हुए चाहे अपना पेट काट कर पढ़े, लेकिन बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। तो अमीर क्यों नहीं पढ़ेंगे? हाँ माँ, आज के दौर में पढ़ाई की जितनी ज्यादा वैल्यू है उस हिसाब से तो एक अनपढ़ लड़की का मिलना मुश्किल है। अरे तो फिर बताओ कि मैं क्या करूँ? मेरे बेटे ने तो ये बोलकर पढ़ाई को छोड़ा था कि अब वो अपने बाबा के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाना चाहता है, लेकिन हमें क्या पता था कि वो हाथ इस तरह से बटाएगा। चलो भाई, अब जो हुआ सो हुआ। अब हम क्या ही कर सकते हैं? कम से कम बेटा अंगूठा टेक तो नहीं है। 10वीं तक तो पढ़ाई की हुई है ना। कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी। ऐसे तुम लोग परेशान ना हो। हर तरफ से तो दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। अब अगर ऐसे में परेशान ना हो तो क्या खुश हूँ? खैर ये छोड़िए, ये जतिन है कहाँ? जतिन के बारे में पूछने पर संगीता को कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि जतिन वहाँ था ही नहीं। जतिन एक अमीर घर का लड़का था जिसने अपने बाप के काम में हाथ बटाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। वैसे तो जतिन अमीर ही था, लेकिन 10वीं फेल होने की वजह से अब उसके लिए कहीं पर भी कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक तरफ उसके घर वाले परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ जतिन आराम से क्लब में मौज मस्ती कर रहा था। ओए डीजे, म्यूजिक को जरा और तेज चलाना यार। ओ वो स्टॉप इट। जतिन मेरी बात को सुनो। हे शिखा बेबी, तुम क्या? मुझे देखते तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? अरे तुम हो ही इतनी ज्यादा हॉट यार। चुप एकदम। जतिन मैं कब तक ऐसी ही रहूंगी? हाँ तुम अपने घर में हमारी शादी की बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं करूंगा बेबी, जब सही वक्त आएगा तो मैं जरूर कर लूंगा। अब तुम इतने अच्छे मौके पर ऐसे मुंह मत बनाओ, ओके? चलो अब स्माइल करो, चलो चलो। जतिन ने ऐसे बोलकर शिखा की बात को टाल दिया और वो फिर से क्लब में ही एंजॉय करने लगा। वहीं दूसरी तरफ, पंडित जी मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, इसके हिसाब से कोई रिश्ता बताइए। देखो बहना, आज का दौर ऐसा ही है कि लड़की काली हो, नाटी हो, सब चल जाती है अगर अच्छी पढ़ी लिखी हो। अब वो दौर गया कि लड़की काली है तो उसकी शादी नहीं होगी। अब बस सब ये देखते हैं कि पढ़ाई कितनी की हुई है और घर को संभाल सकती है कि नहीं। तो इस हिसाब से तो मेरी सोनल की शादी होगी ही नहीं। अरे ऐसे नहीं सोचिए, अगर परमात्मा ने इसके लिए किसी को उतारा है तो वो इस तक आकर ही रहेगा। तो ढूंढिए उसको जिसको इसके लिए उतारा गया हो। पंडित जी मेरी सोनल बहुत ही कम पढ़ी लिखी हुई है। कोई ऐसा परिवार देखना जहाँ पैसे की कमी ना हो। गीता का परिवार गांव का जमींदार परिवार था। उसका एक बेटा भी था जो पढ़ा लिखा था, पर बेटी बहुत कम पढ़ी लिखी थी।
उसी के रिश्ते की बात चल रही थी। जवाहर के जाने के बाद सोनल अपनी माँ के पास आई और माँ क्या बोले पंडित जी? बोले कि तुम्हारी बिटिया अनमोल है, उसके लिए जो बना है वो आसानी से नहीं मिलेगा। माँ क्यों झूठ बोल रही हो? मैं जानती हूँ पढ़ी लिखी ना होने की वजह से अभी भी कोई रिश्ता नहीं मिला ना। सोनल वो अरे तो क्या हुआ, अगर हमारा बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है तो कोई अच्छा सा लड़का हम उसके लिए ढूंढ ही लेंगे। भैया आप आ गए? हाँ आ गया। और अब आइंदा ये सोचकर परेशान नहीं होना कि तेरी शादी कहाँ होगी। तू देखना तेरी शादी होगी और ऐसे घर में करूंगा कि तू जिंदगी भर खुश रहेगी। शुक्रिया भाई, लेकिन माँ और भैया कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी में पढ़ाई की अहमियत बहुत ही ज्यादा महसूस होती है। आपने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं? तुझे कितनी बार तो बताया है मैंने बेटा, हम जिस गांव में रहते हैं यहाँ के लोगों की सोच पहले अच्छी नहीं थी। ये लोग लड़कियों को स्कूल भेजते ही नहीं थे और उन्हीं में से तेरे बाबा भी थे। वो तो मेरा दम था कि मैंने तुझे यही के स्कूल में 5वीं तक पढ़ा दिया, लेकिन बेटा 5वीं के बाद तुझे शहर जाना पड़ता, जो कि मैं नहीं कर सकती थी, और मुझे तेरी पढ़ाई रोकनी पड़ी। लोगों के डर से आपने अपनी ही बेटी की जिंदगी को मुश्किल कर दिया माँ। अरे सोनल, तुझे तो आज अपनी सहेली की मेहंदी में जाना था ना। चल आजा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अरे हाँ भाई, मैं तो लेट हो रही हूँ, चलिए। सोनल ने अपने कपड़े वगैरह बदलकर हल्की हल्की सी तैयारी कर ली। आज उसकी पक्की सहेली ईशानी की मेहंदी थी, जिसके लिए तैयार होकर सोनल वहाँ आ गई। और भैया अब आप चले जाइए, यहाँ से मैं चली जाऊंगी। अरे ये ईशानी होगी कहाँ? पूछ लूं क्या किसी से? सुनिए जी वो मुझे पूछना था कि ईशानी कहाँ है, मैं उसकी सहेली हूँ। ईशानी द ब्राइड, शी इज इन द रूम। अच्छा, ये इसने अंग्रेजी में क्या बोल दिया? अगर मुझे भी आज पढ़ाई लिखाई का कुछ पता होता तो मैं भी परेशान न होती अब। हेलो, एक्सक्यूज मी, प्लीज साइड। अरे मुझसे किसी ने कुछ कहा क्या? जी कहिए। आर यू मैड और ब्लाइंड? डोंट यू सी? मेरे आगे से हट जाओ पागल लड़की, मेरे हाथ में सामान है। जी मैं हटती हूँ। जब मुझे अंग्रेजी आती ही नहीं है तो मैं कैसे समझ लूंगी इनकी बातें? बेकार में मुझे क्या क्या सुनाकर चली गई। ईशानी भी नहीं मिल रही है। सोनल अभी ऐसे बोली रही थी कि उसको एक कमरे से रोने की आवाज आई। नहीं मैं नहीं करूंगी शादी। लगता है कि ईशानी अंदर है। ईशानी तू रो क्यों रही है? सोनल मेरी प्यारी दोस्त यहाँ। सोनल ईशानी के पास चली गई। पास में ही बाकी और सहेलियां भी खड़ी हो गई थीं। चल ईशानी चुप हो जा, देख ननन तो ऐसी ही होती है, तू क्यों नहीं समझ रही है? नहीं, मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। क्या है, क्या हुआ, क्यों नहीं करनी है शादी? पता है सोनल, मैंने अपने लिए ना कल शादी का जोड़ा सुर्ख पसंद किया था, लेकिन मेरी ननन ने अपनी आड़ी लगाई और बोली अच्छा नहीं है, और ये देख रही है नीला जोड़ा मेरे लिए भेज दिया। अपनी शादी के दिन नीला रंग कौन ही पहनता है? अरे ननन ऐसी होती है, तेरी ननन ने तो मेहरबानी करके फिर भी जोड़ा ही भेजा है। मेरी ने तो मेरी शादी पर ना लहंगा ही नहीं लेने दिया, मेरी शादी सलवार सूट में हुई थी। क्या नंदे ऐसी होती है? ओ नहीं तो क्या, पता है मेरी ननन तो मेरी शादी पर मुझसे इतना ज्यादा जल रही थी कि उसने तो मेरे ऊपर चाय ही डाल दी थी। क्या सच? यकीन नहीं होता, ननंद है या दुश्मन? ननंद आधी दुश्मन ही तो होती है। अब क्या ही कर सकते हैं बेटा, तेरी तो अभी सगाई भी नहीं लगी है। देखना जब तेरी शादी होगी और तेरी कोई ननंद हुई ना, तो वो कैसे तेरा जीना दुश्वार करेगी। नहीं, मुझे कोई ननंद वाला ससुराल नहीं चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुझे बता रही हूँ, तेरी कभी भी शादी हो ना तो ऐसा ससुराल देखना जो बिना ननंद वाला हो। सही बोल रही है। सोनल के दिमाग में उसकी सहेलियों ने भर दिया था कि उसको कोई ऐसा ससुराल देखना है जहां उसकी कोई ननद ना हो। कुछ ही देर के बाद सोनल की सहेली ईशानी की मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ और सोनल ने उसे एंजॉय भी किया और उसको अपनी शादी की चिंता भी सता रही थी। अब ऐसे ही चलते चलते लगभग 1 हफ्ता गुजर गया था। सोनल की शादी का अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ था। उधर जतिन के लिए भी कोई लड़की नहीं मिल रही थी। आज जतिन की माँ संगीता ने पंडित जवाहर को अपने घर बुलाया हुआ था। आपका बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आपको बहू भी ऐसी ही चाहिए जो उसके मेल की हो, तो मेरे पास आपके लिए एक लड़की का रिश्ता है। जी बताइए, कौन सी लड़की है? देखिए, सोनल है इस बिटिया का नाम। अभी 1 हफ्ते पहले ही इसकी माँ ने मुझसे किसी ऐसे लड़के की बात की जो कि अच्छा हो, काम करता हो। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बिटिया भी कम पढ़ी लिखी ही है। कितनी पढ़ी हुई है? इसने 5वीं तक पढ़ाई की हुई है। बस 5वीं? अरे ये तो कुछ ज्यादा ही कम है।
बाबा ऐसी ही लड़की मिल सकती है भाई के लिए? तो भाई ने भी तो बस 9वीं तक ही पढ़ा है, 10वीं तो वो फेल ही हो गए थे ना। हाँ, तो मेरा बच्चा होनहार है। ये बिटिया भी समझदार है, घरेलू है और संस्कारी भी है। अगर आपको सही लगे तो मैं जतिन बेटे की शादी की बात इसके परिवार वालों से करके देख लूंगा। जवाहर की बात को सुनकर दिलीप और संगीता ने कुछ देर को सोचा, उसके बाद हाँ कर दिया। उनके हाँ करते ही जवाहर ने गीता के यहाँ लड़के वालों की खबर दे दी और अगले ही दिन सोनल को देखने जाने वाले थे। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और आज के दिन सोनल को देखने लड़के वाले आ रहे थे। सुबह से ही घर में एक तरह का शोर मचा हुआ था। सुना है कि मेरे होने वाले ससुराल में जहाँ से मुझे देखने को आ रहे हैं वहाँ मेरी 2 ननद है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो वाट ही लग जानी है, लेकिन क्या करूँ, मना भी तो नहीं कर सकती। सभी कितने खुश हैं। सोनल मेरी बच्ची, कितनी बड़ी हो गई है तू। आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बड़े ही अच्छे लोग हैं, किसको पता था कि भगवान देर से देगा और ऐसे छप्पर फाड़ कर देगा। अरे सोनल, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार हो जा मेरी गुड़िया, हम लोगों को आज कोई कसर नहीं छोड़नी है। गीता के बोलने पर सोनल तैयार हो गई, जिसके बाद सोनल को देखने संगीता का परिवार आ गया। जतिन को छोड़कर सभी लोग वहाँ थे। गीता ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद सोनल उन लोगों के लिए चाय लेकर आई। भाभी, ये चाय इतनी सारी किसकी है? वो ये माफ करना बेटा, हमारी सोनल बड़ी शर्मीली है, ऐसा बोल नहीं पाती है। ये आपकी ही चाय है। मुझे तो इन लोगों के सामने बड़ा ही अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरी ननद तो दोनों ही आज के जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां हैं और एक मैं हूँ जिसको कुछ भी पता नहीं है। सोनल अपने बारे में ऐसे ही सोचने लगी। अभी वो खुद को ऐसे ही सोच रही थी कि उससे पूजा बोली, बैठ जाइए। जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैंने कहा बैठ जाइए। आप तो बहुत ही ज्यादा घबरा रही है, हम आपको खा थोड़ी जाएंगे। सोनल भी बैठ गई। ऐसे ही परिवारों के बीच बात हुई, जिसके बाद जी, आपका परिवार वैसा ही है जैसा हमें चाहिए था। परिवार छोड़िए, ये बताइए कि आपको लड़की कैसी लगी? वो लड़की हमें सोचना पड़ेगा। अरे क्यों सोचना पड़ेगा बाबा, सब कुछ तो अच्छा है। भोली सी घरेलू सी लड़की है, और क्या चाहिए? हाँ, लेकिन अभी दिलीप ऐसे ही कर रहा था कि तभी पूजा के पास फोन आया और वो आस्था को अपने साथ बाहर ले आई। मौके पर संगीता ने चौका मार दिया और आपकी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। हमारा बेटा चाहे कितना ही कम सही, लेकिन 10वीं तक तो पढ़ा हुआ ही है, और आपकी बेटी को तो कुछ नहीं आता। हमें रिश्ता करेंगे, लेकिन हमारे मांग है फॉर्च्यूनर कार चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए 1 करोड़ रुपया। उसके बाद आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन जाएगी। जी, ये इतना सारा दहेज क्यों? अब बेटी को ना पढ़ाकर उसके अंदर कमी छोड़ी है, तो अब उसकी भरपाई भी तो करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन इसके बाद आपको हमारी बहन को बहू बनाने में कोई शिकायत तो नहीं होगी ना? ठीक है, शादी के दिन आपको सब मिल जाएगा। आप हाँ कीजिए। ठीक है, तो हमारी तरफ से भी हाँ ही है। क्यों भाई संगीता? संगीता और दिलीप दोनों लालच का सौदा करके चले गए। घर वालों को भी उनकी बात को मानना पड़ा। देखते ही देखते ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया और आज के दिन सोनल विदा होकर अपने ससुराल आ रही थी। उसके मायके वालों ने उसके ससुराल वालों की डिमांड को पूरा किया था। सोनल अपने घर के दरवाजे पर पहुंची और जतिन उसके गृह प्रवेश के लिए रुका भी नहीं, बल्कि अंदर चला गया। अरे जतिन जी, रुक जाइए, अभी तो मेरा गृह प्रवेश नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो मैं क्या करूं? आई बड़ी। इन्हें क्या हो गया? क्या जतिन जी ने मुझसे अपनी इच्छा से शादी नहीं की है, जो ये इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? बेचारी सोनल बड़ी ही आस के साथ मायके से आई थी, लेकिन चौखट पर ही उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया। सोनल ऐसे ही अभी खड़ी हुई थी कि तभी उसको उसकी ननद आस्था ने देखा, जो कि अपने घर जाने की ही तैयारी कर रही थी। अरे भाभी, आप ऐसे अकेली क्यों खड़ी हुई हैं? वो भाभी, मैं अभी मेरा गृह प्रवेश नहीं हुआ ना। हाँ तो भाभी, ऐसे अकेला कौन खड़ा होता है? माँ बाबा, यहाँ तक कि भाई भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि माँ और बाबा दोनों ही बस सोनल को मजबूरी में लाए हैं। वो तो इसका गृह प्रवेश नहीं करवाएंगे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आओ भाभी, मैं आपका गृह प्रवेश करवाती हूँ। अरे भाभी, अभी भी नहीं आए आप अंदर? ऐसे कैसे चली जाएंगी? अभी हमने भाभी का प्रवेश थोड़ी ना करवाया है। चलो आओ भाभी, मैं करवाती हूँ आपका गृह प्रवेश। आस्था ने खुशी से सोनल का प्रवेश करवाया, लेकिन सोनल डर रही थी। ये मेरी ननंद है और हो ही नहीं सकता है कि ये अच्छी हो। पता नहीं इसके पीछे इसका क्या स्वार्थ होगा। सोनल ऐसे ही घबराते हुए अंदर आ गई, जबकि इस सब के पीछे उसके ननदों का कोई स्वार्थ नहीं था। कुछ ही देर के बाद उसका प्रवेश हो गया
और उसको हाथ में दूध देकर आस्था ने उसके कमरे तक छोड़ दिया। सोनल घबराती सी अपने कमरे के अंदर गई। मैं इतनी ज्यादा घबरा क्यों रही हूँ? ये तो मेरा ही घर है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे अब कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए, लेकिन क्या करूँ? ये खामोशी तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। अरे वाह, आपका कमरा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और सुंदर है। हाँ है तो, कहना क्या चाहती हो? जी वो मैं तो बस ये सोच रही थी कि देखो, तुम मुझसे जितना दूर रहोगी ना, तुम्हारे लिए वो अच्छा है, ठीक है ना? लेकिन मैं तो बस, और मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। ए खामोश, और खबरदार, जो तुमने मुझे अपना पति कहा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। और क्या ड्रामा है ये? हाँ ठीक है, अब से मैं आपके पास नहीं आऊंगी। क्या हो रहा है ये सब? क्या शादी की पहली रात ये सब होता है? मैं जानती हूँ मेरी ननद ने भी ये सब जानबूझकर किया होगा। वो जानती होगी कि ये शादी मेरे पति की मर्जी के खिलाफ हुई है और उन्होंने मुझे फंसवा दिया। सच में ये जमाना तो अच्छा है ही नहीं। सोनल ऐसे ही सोचते हुए बेड पर बैठने के लिए आगे बढ़ी तो जतिन ने उसे डांट दिया। ए, तुम्हारी अक्ल खराब है क्या? क्या हुआ? ये मेरा बेड है और मजाल जो तुम मुझे इसके आगे पीछे या इसके पास भी दिखाई दी। ठीक है, लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम भाड़ में जाओ, मुझे क्या, लेकिन मेरे बेड के पास दिखाई नहीं देना। ये रहा सोफा, यहाँ पर सो जाओ, समझ में आया? सोनल जतिन की बात को सुनकर बेड के पास से हट गई, जिसके बाद सोनल सोफे पर जाकर बैठ गई। सोफा काफी छोटा था, सोनल का उसके ऊपर बैठना भी भारी हो गया। और अरे ये सोफा तो जरा भी आरामदायक नहीं है, मैं उसके ऊपर कैसे बैठूं? समझ नहीं आ रहा है। और तो और ये कपड़े भी मुझे चुभ रहे हैं। सोनल बेचारी कैसे कैसे सोफे पर खुद को एडजस्ट करती रही। उसका लहंगा भारी था, जिसकी वजह से सोनल ने सारी रात बैठकर ही गुजार दी और जतिन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ऐसे ही सुबह हो गई और सोनल सुबह जल्दी उठी। माँ समझाती थी कि ससुराल में पहली सुबह जल्दी जागना। मैं भी जल्दी उठ गई हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे घर में कोई जागा होगा भी या नहीं। ये जतिन जी कहाँ गए? मुझे क्यों बताएंगे? मेरी तो शादी बस एक धोखा है। सोनल बेचारी उदास हो गई। वो अपने घर में नीचे गई तो कोई भी जागा हुआ नहीं था। सोनल सभी के उठने का इंतजार करने लगी। घर में आ जाने के बाद क्या बस बहू का ही ये फर्ज है कि बहू ही जल्दी उठे? घर वालों का कोई फर्ज नहीं होता है क्या? सोनल ऐसे ही सोचने लगी। अभी वो सोच ही रही थी कि उसकी हॉल में ही आंख लग गई। कुछ देर के बाद जब सब आए तो उसकी आंख खुल गई और नमस्ते माँ बाबा। फालतू में संस्कारी बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आया? जी। मैं नाश्ते के लिए क्या ऑर्डर कर दूं संगीता? सुबह के हिसाब से कुछ हल्का मंगवा लीजिए। मैं नाश्ता बना दूं क्या? क्या कहा तूने? अब ये दिन देखना पड़ेगा कि तू खाना बनाएगी, वो भी हमारे लिए। माफ कर दीजिए। सोनल बेचारी ने अब सभी तरह की उम्मीदें छोड़ दी थीं। उसने आगे कुछ नहीं कहा। सभी ने नाश्ता बाहर से मंगवाने के बाद ही किया और सोनल बेचारी बस चुप रही। ऐसे ही दोपहर हो गई और आस्था अपने घर आई। उसके साथ दो पड़ोसन सुषमा और रेखा भी आईं। नमस्ते संगीता जी। नमस्ते। भाभी जी, क्या बना लिया पहली रसोई में? जल्दी से खिला दो। हाँ, हम भी नई बहू के हाथ का खाना ही चखने आए हैं। मेरी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई, किसी ने करवाई ही नहीं। क्या मतलब किसी ने नहीं करवाई? तू सारी ही बुराई हमारे ऊपर रख रही है। अरे देख रही हो बहन, तूने खुद ने कहा था कि मेरी पहली रसोई करवाओ, या मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? नहीं ना, तो अब सब कुछ हमारे ऊपर क्यों रख रही है? माफ करना माँ, सच में नंदे खराब ही होती है। आस्था दीदी जानबूझकर मेहमानों को यहाँ लेकर आई होगी, क्योंकि पता तो उनको भी होगा कि उनके परिवार वालों का रवैया मेरे साथ कैसा है। सोनल अभी भी ननद को ही गलत समझ रही थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और अब सोनल की शादी हुए 1 हफ्ता हो गया था। 1 हफ्ता उसके लिए बड़ा ही भारी गुजरा था। रोजाना घर का काम करना, लेकिन कोई भी उसको कोई भलाई नहीं देता था। ऐसे ही जतिन का प्यार भी उसे नहीं मिलता था और वो बेचारी उन लोगों के बीच फंस गई थी। ऐसे ही आज के दिन जतिन सुबह से गायब था। शाम को जब वो वापस आया तो जतिन जी कहाँ थे आप? सुबह से आपका फोन भी नहीं लग रहा था। तुम्हें उससे क्या? हाँ बोलो, तुम्हें उससे क्या? छोड़िए। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ में आया? आइंदा मुझसे कभी ये बात नहीं करना, समझी? ठीक है। सोनल बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। जतिन वहां से चला गया था। जतिन का ऐसा बर्ताव पूजा ने देखा था। भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। ये भैया ने किस तरह का बर्ताव किया आपके साथ? मैंने सब देखा भाभी, मुझे बताओ। तुम्हारे भैया तो ऐसे ही रहते हैं,
जब से शादी हुई है उनकी यही हरकतें हैं। वो तो मैं किसी से बोलती नहीं हूँ। आप रोइए नहीं, भैया से तो मैं पूछूंगी। अच्छा, तो मेरी ही बहन को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। वाह। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो पूजा ही। एक बात कहूँ, मैं ना बड़ा ही खतरनाक आदमी हूँ, समझ आया? इसलिए मुझसे चालाकी नहीं। और तू पूजा, क्या सिखाएगी मुझे तू? हाँ, चल जा यहाँ से। पूजा कुछ नहीं बोली और चली गई। वहीं सोनल, तो ये भी इस पूजा की चाल थी, मुझे जतिन जी के आगे गलत साबित करने की। मैं भी पागल हूँ, ननद कभी अपनी हमदर्द हो ही नहीं सकती है। मुझे भी ना कुछ भी समझ नहीं आता है। सोनल ऐसे ही सोचने लगी। जतिन का बुरा बर्ताव, अपनी ननदों को गलत समझना, ये सब सोनल को अंदर ही अंदर खा रहा था। लेकिन उसने किसी तरह से खुद को संभाल ही लिया। ऐसे ही थोड़ा वक्त और गुजरा और आज के दिन घर में कोई नहीं था। रात का वक्त था। ऐसे में जतिन नशे में धुत घर आया। अरे जतिन जी, आपने शराब पी है, संभल कर आइए। सोनल ने जतिन को संभाला और वो उसको कमरे में ले गई। अगले दिन जब सोनल रसोई में काम कर रही थी तो उसको चक्कर आ गया और डॉक्टर को बुलाया गया। मुबारक हो, आपके घर खुशखबरी आई है, आपकी बहू गर्भवती है। क्या कहा? सच में? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। कम से कम कोई तो अच्छा काम किया तूने। लो सभी मिठाई खाओ। डॉक्टर साहब आप भी खाओ। संगीता सभी को खुशी से मिठाई खिलाने लगी। उसकी बहू गर्भवती थी, जिसकी उसको बहुत ही ज्यादा खुशी थी। अभी वो सभी को मिठाई खिला ही रही थी कि तभी वहाँ जतिन आ गया और भाई लो मिठाई खाओ, घर में खुशखबरी आई है। अरे क्या हो गया? किस बात की मिठाई खिलाई जा रही है? आप पापा बनने वाले हो, भाभी प्रेग्नेंट है। पूजा की बात को सुनकर जतिन की सारी खुशी कहीं दूर चली गई और वो गुस्से में सोनल के पास आया। ए, किसका बच्चा है ये? हाँ जतिन जी, मेरा मुंह दर्द कर रहा है, छोड़िए छोड़िए। किसका बच्चा है ये? क्योंकि ये मेरा बच्चा तो है नहीं। ये क्या बोल रहे हैं? ये बच्चा आपका ही है। तेरा नहीं है तो किसका है जतिन? नहीं माँ, ये मेरा नहीं है। ये गवार अनपढ़ औरत आप लोगों को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है ये। मैंने तो कभी इसको अपनी पत्नी माना ही नहीं। तो ये बच्चा ये क्या बहू, तू हम सभी की आंखों में धूल झोंक रही थी। शादी के बाद भी ये बच्चा तेरे पति का नहीं है, ऐसा वो खुद कह रहा है। तू है तेरी जैसी औरत पर तो। नहीं माँ बाबा, ये बच्चा अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? ये मेरा और जतिन जी का ही है। बस अब और झूठ नहीं, जा निकल जा यहाँ से और आइंदा नहीं आना। बस कीजिए माँ बाबा, आप भाभी के चरित्र पर ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हैं। और एक दफा को मैं भाई को झूठा समझ लूंगी, लेकिन ये भोली सी भाभी कभी झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, मतलब तेरे भाई के चरित्र में दोष है, लेकिन इस गवार औरत के नहीं। ठीक है, तू भी यहाँ से निकल जा पूजा। नहीं, हम कहाँ जाएंगे? भाभी, इन लोगों के साथ रहकर तो आपकी जिंदगी नर्क ही बन जानी है। आप मेरे साथ चलिए, इतनी बड़ी दुनिया है, रह लेंगे हम कहीं भी। मैं हूँ ना आपके साथ। पूजा ने अपनी अनपढ़ भाभी का साथ दिया। वो खुद पढ़ी लिखी थी, जिसकी वजह से वो अपनी भाभी के साथ निकल आई और दोनों ननद भाभी एक किराए के घर में आ गए। भाभी, मैंने आस्था दीदी को फोन कर दिया है, वो अभी आकर यहाँ रहने के हिसाब से सेटिंग करवा देंगी। अभी आप बैठ जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे। रो नहीं भाभी, वो जगह आपके लिए थी ही नहीं। अब मैं हूँ ना आपके साथ। पूजा, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी। मैं सोचती थी कि नंदे खराब होती है। मुझे तो तुम दोनों के अंदर भी कीड़ा ही दिखाई देता था, लेकिन आज मेरी हमदर्द मेरी ननंद है। समाज में ऐसा है कि ननंद बुरी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक ननंद एक जैसी ही हो। सही कहा पूजा, क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? क्योंकि आज की घटना से मैंने जाना है कि पढ़ाई हर एक औरत के लिए कितने काम की है। जहाँ मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ा, वहाँ मेरी ननंद पढ़ी लिखी होने की वजह से मुझे लेकर निकली। हाँ भाभी, मैं आपको पढ़ाऊंगी और ये सबसे ज्यादा अच्छा फैसला होगा। आस्था दीदी, आप आ गए। आज जो कुछ भी घर में हुआ अच्छा नहीं था, लेकिन हम आपके साथ हैं भाभी। चल पूजा, मिलकर इस घर को सेट करते हैं। दोनों पढ़ी लिखी ननद अपनी अनपढ़ भाभी का ही साथ दे रही थी। आस्था ने आकर सारे ही घर का सामान सेट करवा दिया, जिसके बाद उन तीनों ने वहीं पर खाना खाया और खाना खाने के बाद पूजा ने सोनल को पढ़ाना शुरू किया। भाभी, आप 5वीं तक तो पढ़ी लिखी हैं ही। अब आपको मुझे कुछ कुछ बताना है। मैं आपकी 6 महीने तक पढ़ाई करवाऊंगी, जिसके बाद आपको प्रीवेंट एग्जाम देने होंगे और आप उसके बाद पढ़ी लिखी कहलाएंगी। ये एक शॉर्ट वे है, तो आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने बच्चे की खातिर सब करने को तैयार हूँ। सोनल ने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी।
वहीं दूसरी तरफ जिस दिन सोनल घर से गई थी उसी रात जतिन एक लड़की को शादी करके घर ले आया था। ये परियों की रानी कौन है जतिन? आपकी बहू है माँ, शिखा। नमस्ते माँ जी। वाह, इस लड़की के साथ लग रहा है ना तेरा मेल, नहीं तो वो पता नहीं कौन थी, पागल कहीं की। अरे बाबा, उसकी बात मत कीजिए। चलो बेबी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। संगीता और दिलीप दोनों ही शिखा के आने से खुश हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पूजा और सोनल एक साथ ही रह रही थीं। ऐसे ही महीनों गुजर गए। सोनल की उसके ससुराल वालों को जरा सी परवाह नहीं थी। बस पूजा ही थी जो अपनी भाभी के साथ रहती थी। और आज सोनल का एग्जाम था। पूजा उसे सेंटर लाई हुई थी। भगवान मेरी भाभी का एग्जाम सही करवा देना, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो गया। कैसे हुआ भाभी? मैंने अपनी तरफ से तो अच्छा ही किया है, और पता नहीं। फिर ठीक है, अभी 3 दिनों के बाद रिजल्ट है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो मैं आपको एनजीओ से जुड़वा दूंगी भाभी। पूजा की बात को सुनकर सोनल बस मुस्कुराई। ऐसे ही 3 दिन के बाद रिजल्ट आ गया जिसमें सोनल पास हो गई थी। और उसका रिजल्ट अच्छा आने की वजह से वो अब एक एनजीओ से जुड़ चुकी थी। ऐसे ही 2-4 महीने और गुजर गए और अब सोनल को बच्चा भी हो गया था। उसने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया था। सब ठीक ही चल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जतिन के घर में ये शिखा कहाँ है? हाँ, मौका बिल्कुल सही है। शिखा, ये तुम किससे बात कर रही हो? वो जतिन, वो चुपचाप अपनी सारी दौलत और सभी कुछ हमारे नाम करते, समझ आया? शिखा, ये आदमी कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, समझे जतिन जी? शिखा ने जतिन को मुस्कुरा कर देखा। वो एक बहुत बड़ी फ्रॉड लड़की थी जो जतिन को लूटने के बहाने से आई थी। उसने 2 गुंडे भी बुलाए जिन्होंने संगीता और दिलीप पर हथियार तान दिए। अभी वो पैसे मांग ही रहे थे कि वहां चुपके से आस्था आ गई और उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस गुंडों और शिखा को तो ले गई, लेकिन क्या हुआ था ये सब? इन सभी ने अभी ये क्या किया था कि शिखा फ्रॉड थी? अब सभी को एहसास हो रहा था। देख लिया जतिन भाई, जिस लड़की को आपने चुना वो आपके लिए ही कितनी खतरनाक थी। वो तो अच्छा है कि मैं आ गई। मैं बताने को आई थी कि सोनल को लड़का हुआ है। बहू को लड़का हुआ है? क्या बात है, मुझे बहू के पास जाना है। जतिन, चल बहू को लेकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो माँ, चलते हैं। अब परिवार को एहसास हो रहा था कि उन्होंने सोनल को निकालकर कितनी बड़ी गलती की थी। वो उसी वक्त सोनल के पास गए और सोनल, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। मेरे साथ वापस आ जाओ प्लीज। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हाँ बहू, माफ कर देना। भाभी माफ कर दो, अब तो माँ बाबा खुद आ गए हैं। नहीं पूजा, माफ करना, लेकिन अब मैं उस परिवार में वापस कभी नहीं जाऊंगी जहाँ मेरे चरित्र पर उंगली उठी हो। तुम खुद बताओ, क्या मुझे या किसी और औरत को उस आदमी के पास जाना चाहिए जिसने ये तक बोला हो कि उसकी पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है? बोलो पूजा, क्या इतनी ही कमजोर है औरत? सोनल की बात को सुनकर पूजा चुप हो गई और उसने ना में गर्दन हिलाई। फिर क्या, सोनल अब पढ़ लिख गई थी। उसका अब एनजीओ में काम लगा हुआ था और अब सोनल को समझ आ चुका था कि अकेले जिंदगी कैसे बिताई जाती है। सोनल ने फिर कभी अपने ससुराल का मुंह नहीं देखा। वो अब एक इंडिपेंडेंट औरत थी जिसके पीछे उसके ननद का हाथ था।